डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 69। व्हाट आर यू डूइंग हियर? अगस्त्य को वहां देखकर अंबर ने हैरानी से सवाल किया, लेकिन अगस्त्य ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप आकर अंबर के बगल वाली खाली चेयर पर जाकर बैठ गया। उसे ऐसे एरोगेंटली बैठते देख अंबर समेत वहां बैठे सब लोग उसकी तरफ देखने लग गए। उन सब अगस्त्य को घूरता देख सारंग बीच में कूद गया। मिस्टर देवराज, इट्स नाइस टू सी यू हियर। मुझे नहीं लगा था आप शेयर होल्डर्स की मीटिंग में आएंगे, सारंग ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, मगर अगस्त्य ने अनसुना कर दिया। जबकि सारंग के मुंह से मिस्टर देवराज सुन वहां बैठे सारे शेयर होल्डर्स हैरान रह गए, स्पेशली अंबर। कल ही वह किसी और अगस्त्य देवराज से मिली थी और आज दूसरे अगस्त्य देवराज को अपने सामने देखकर अंबर हैरान रह गई, और उससे भी ज्यादा उसे इतना बड़ा झूठ बोलते देख अंबर बिट्रेड फील करने लगी। पर तुरंत ही उसने खुद को संभाल लिया और अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए उसने बोलना शुरू किया। अगर अब सब आ गए हैं तो क्या हम मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं? हमारी मीटिंग ऑलरेडी बहुत डिले हो चुकी है। आई होप अब कोई डिस्टर्बेंस ना हो, अंबर बिना अगस्त्य की तरफ देखे फम आवाज में कहा। अंबर को इस तरह इग्नोर करते देख अगस्त्य का चेहरा उतर गया। उसे नहीं लगा था उसका अंबर से सच छुपाना उसे इतना बुरा लगेगा। उसने तो अंबर को टेस्ट करने के लिए सच छुपाया ताकि अंबर उसे खुद पहचाने, पर यहाँ अपना ही प्लान खुद पर ही बैकफायर करते देख उसका चेहरा उतर गया। अगस्त्य का उतरा चेहरा उसके एक्सप्रेशन देखने के बाद भी अंबर ने उसे जानबूझकर इग्नोर कर दिया और खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए वह अपनी सीट से उठ गई। हेलो एवरीवन, अब जब सारे शेयर होल्डर यहाँ मौजूद है तो मैं इस मीटिंग की शुरुआत खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए करती हूँ। हेलो, मेरा नाम अंबर दीवान है और आज से मैं आपकी नई सीईओ हूँ। अंबर खुद को इंट्रोड्यूस कर एक सेकंड के लिए पॉज हो गई। उसने सबके चेहरों को देखा तो सबको अपनी ओर घूरते देख उसने अपनी बात कंटिन्यू कर दी। आई नो, मेरा यहाँ आना बहुत को अजीब लग रहा होगा। आप सबको लग रहा होगा आज मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं पहले क्यों नहीं है। ये सारी सवाल होंगे आपके मन में, और उन सवालों का ये जवाब है कि 4 साल पहले जब मेरे डैड की डेथ हुई तो मैं उस वक्त जेल में थी। 6-7 महीने पहले ही मैं रिहा हुई हूँ। आप सब लोग जो न्यूज को फॉलो करते हैं इस बारे में सुना ही होगा। जो नहीं जानते उनके लिए बस इतना कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया था। जिस शख्स ने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया था उसने मुझे फंसाया था, और इसके सबूत आप सबको मीडिया पर मिल ही जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। और उसी शख्स ने मेरे डैड को भी मारा था और वह इस वक्त जेल में है। और रही बात उससे पहले की, तो मैंने इसीलिए यहाँ कोई कदम नहीं रखा क्योंकि मेरे डैड इस कंपनी को संभालते थे और बेहतर तरीके से संभालते थे, इसलिए कभी मेरे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना आप सबसे मिलना हुआ, इसीलिए बहुत लोग मुझे जानते भी नहीं होंगे। आज इस मीटिंग का मेरा मकसद भी यही था कि मैं आप सबको खुद से इंट्रोड्यूस कर दूं ताकि कल आपको ऐसा ना लगे मैंने सच छुपाया है। और रही मेरी कैपेबिलिटी की बात, तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी क्योंकि कंस्ट्रक्शन कभी भी मेरा फोर्टे नहीं रहा है, पर आपको इतना यकीन दिलाती हूं कि मैं इस कंपनी में अपना बेस्ट दूंगी और बातें करने के बजाय अपना रिजल्ट मैं आपको करके दिखाऊंगी, अंबर पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। उसकी बातें सुन एक पल के लिए सब में सन्नाटा हो गया। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं लिया था कि अंबर इतना बिंदास जवाब देगी, पर इसके बावजूद कुछ लोग उनमें से जिनको अंबर का अंदाज पसंद नहीं आया, स्पेशली सारंग, जिसे तो बस सवाल उठाने का मौका मिल गया, उसने तुरंत अंबर पर सवाल खड़े कर दिए। मिस दीवान, आपकी बातों पर हम भरोसा कैसे करें? जैसा कि अभी अभी आपने कहा है कि ये फील्ड आपका फोर्टे नहीं है, तो फिर आप इतने यकीन से कैसे कह रही है कि आप इस कंपनी को सक्सेस दिलाएंगी? सारंग बड़े ही चौड़ में आकर बोला। मिस्टर सारंग, उसकी बात पर अंबर जवाब देने को हुई थी कि पीछे से एक और आवाज आ गई। मिस्टर सारंग, किसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ? सारंग को अंबर को टारगेट करता देख अगस्त्य बीच में बोल पड़ा। अगस्त्य को बीच में इंटरफेयर करते देख एक सेकंड के लिए सारंग भी चौंक गया, पर वह भी पीछे कहाँ रहने वाला था। उसने उल्टा अगस्त्य से ही सवाल कर दिया, मिस्टर देवराज, क्या मतलब है इस बात का? क्या आप किसी न्यूबी पर हमें भरोसा करने को कह रहे हैं? आपको इतना यकीन कैसे है कि ये हमारी कंपनी को सक्सेस दिलाएगी? सारंग अगस्त्य को ही चैलेंज करते हुए बोला। उसे चैलेंज करते देख अगस्त्य को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने मौके की नजाकत को देख खुद को शांत कर लिया और शांति से जवाब देता हुआ बोला, मिस्टर सारंग, पेशेंस रखिए, आप सब ये फाइल पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉफिटेबल नहीं है तो आप सवाल खड़े कीजिए। अगस्त्य ने अपने साथ आए निशांत को कहकर एक एक फाइल सबकी टेबल के सामने रखवा दी।
निशांत के फाइल रखते ही सबने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया तो सबके चेहरों के एक्सप्रेशन चेंज होते चले गए। उन सबके बदलते एक्सप्रेशन देख अंबर ने भी फाइल ओपन कर ली। जैसे ही उसने पहला पेज खोलकर पढ़ा वह भी हैरान रह गई। उस फाइल में देवराज इंडस्ट्री का 200 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट था जो किसी लॉटरी या जैकपॉट से कम नहीं था। अगस्त्य देवराज को बिना वजह इतनी बड़ी डील देते देख अंबर सोच में पड़ गई। वह अगस्त्य से ये क्या पूछने ही वाली थी कि अगस्त्य पहले ही बोल पड़ा, मेरी मिस अंबर से इस बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। उन्हीं के एफर्ट है जो हमने ये फैसला किया कि आपकी कंपनी के साथ हम ये प्रोजेक्ट करें। अगर आप अब उनके ही सीईओ होने पर ऑब्जेक्ट रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें आगे इस डील को कंटिन्यू करना चाहिए। अगस्त्य ने शेयर होल्डर्स को अंबर के खिलाफ होने का मौका ही नहीं दिया। उसकी बातों ने अंबर के साथ साथ सबको हैरान कर दिया। अंबर ने सारे शेयर होल्डर्स के चेहरों को देखा तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। अगस्त्य जैसे बड़े बिजनेसमैन का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ऑलरेडी उनके लिए सपने जैसा था और अंबर के खिलाफ कुछ बोलना मतलब सीधे सीधे उस सपने को तोड़ने जैसा था और उनमें से कोई भी हाथ में आए पैसे की को जाने देना नहीं चाहता था। उन सब के चेहरों पर आए लालच और उनके एक्सप्रेशन देख अगस्त्य ने अपनी बात वापस कंटिन्यू कर दी। मैं आप सबको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ये आपका फैसला है, पर मेरा फैसला भी कंफर्म है। मैं तभी इस कंपनी के साथ काम करूंगा जब मिस अंबर इस डील को संभालेंगी। और रही बात इनकी कैपेबिलिटी की तो सब जानते हैं मिस दीवान को मेहनत करने की जरूरत नहीं। अगर वह चाहे तो बिना मेहनत किए उन्हें घर बैठे बैठे पैसा मिल सकता है, पर वह आप सबके साथ काम करने का, आपको साथ खड़े होने का फैसला ले रही है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे में आप सबको उन्हें क्रिटिसाइज करना चाहिए। इनफैक्ट आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि कोई आपके लिए खड़ा है। उन सबको साइलेंट देख अगस्त्य ने उल्टा उन्हीं को सुना दिया। अगस्त्य की बात पर उनमें से कुछ सीनियर शेयर होल्डर्स तुरंत पीछे से बोल पड़े, हाँ, मुझे भी लगता है हमें मिस दीवान को मौका देना चाहिए। एक मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि वह विक्रम दीवान जैसे बिजनेसमैन की बेटी है और बिजनेस उनके खून में है। हाँ, मैं भी अग्री करता हूँ, हमें एक मौका देना चाहिए मिस अंबर दीवान को। एक ने बोलना शुरू किया था तो पीछे से 3-4 और बोलने लग गए। उन सबको हाँ में हाँ मिला देख अगस्त्य के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, तो फिर जो लोग सपोर्ट में है वो हाथ खड़े कीजिए और जो लोग नहीं चाहते वो लोग इस डील का हिस्सा नहीं होंगे। अगस्त्य ने खासतौर पर सारंग और उसके चमचों की तरफ देखते हुए कहा। अगस्त्य की बात पर मेजॉरिटी ने सपोर्ट में हाथ खड़े कर दिए सिवाय सारंग और उसके 2 चमचों के। उन लोगों को हाथ खड़े ना करते देख अगस्त्य के चेहरे पर इविल स्माइल आ गई। मेजॉरिटी इसका फैसला मिस दीवान के पक्ष में है तो ये डील और ये कुर्सी उनको जाती है। रही बात डील की तो उसका कॉन्ट्रैक्ट हमारी टीम मिस दीवान ने डिस्कस कर साइन कर लेगी। क्यों मिस दीवान? अगस्त्य ने सारा रायता समेटने के बाद फाइनल कॉल अंबर की झोली में डाल दिया। हालांकि अगस्त्य की बात अंबर समझ गई पर वह उसके ही पक्ष में बोल रहा था तो उसने उसे बोलने दिया। जी, अब आप जा सकते हैं, दिस मीटिंग इज अजर्न्ड, बाकी की अपडेट आपको कल मिल जाएंगी। अगस्त्य की बात पर अंबर ने तुरंत मामला समेट लिया। जैसे ही अंबर ने मीटिंग खत्म की सब लोग एक एक कर वहां से चले गए सिवाय अगस्त्य के। उसे वहीं बैठा देख अंबर अगस्त्य की तरफ पलट गई। मिस्टर देवराज, मुझे आपसे बात है, क्या आप मेरे ऑफिस में आ सकते हैं? अंबर एक नज़र घूरते हुए अगस्त्य को देखकर बोली और सीधे उठकर ऑफिस की तरफ चली गई। उसने ऑफिस में एंटर किया तो ऑफिस का ऊपर से नीचे तक एक नज़र मुआयना करने के बाद वह उसमें चेंजेस करने का सोचकर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। अंबर जैसे जी बैठे अगस्त्य भी आ गया। उसे सामने देख अंबर ने उसे अपने सामने की चेयर पर बैठने का इशारा कर दिया। मिस्टर देवराज, प्लीज एक्सप्लेन इट। अंबर ने थोड़ी देर पहले वाली फाइल अगस्त्य के सामने कर दी। अंबर, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। अगस्त्य ने बोलना शुरू किया लेकिन कहाँ से एक्सप्लेन करे उसे समझ नहीं आया। श्योर, प्लीज गो अहेड। उसे चुप होता देख अंबर ने उसे आगे कंटिन्यू करने को कह दिया। मेरा मकसद तुम्हें चीट करना बिल्कुल नहीं था, मैं बस चाहता था कि तुम मुझसे खुद से पहचानो। और उस दिन भी ऑफिस में मैं ही तुमसे मिलने आने वाला था, पर फिर तुम्हारी और माहिरा की बहस हो गई और चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई तो मुझे लगा कि कहीं तुम। अगस्त्य नफरत कहते कहते रुक गया। अगस्त्य को कहीं तुम पर पहुंच होते देख अंबर ने उसे दोहरा दिया। कहीं तुम क्या मिस्टर देवराज? चलो माना कि आपने मुझे उस दिन नहीं बताया। आज सुबह तो आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन तब भी आपने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे आप मुझे जानते ही नहीं हैं। और अभी मीटिंग रूम जो कुछ हुआ वह मेरी समझ से बाहर है। क्या आप एक्सप्लेन करेंगे? मुझे जानना है कि आप आखिर ये सब कर क्यों रहे हैं। अब ये मत कहिएगा कि कोई मकसद नहीं है मिस्टर देवराज। भले ही मैं आप जैसी बिजनेसमैन नहीं हूँ, पर दुनियादारी मैं भी समझती हूँ और ये भी अच्छे से जानती हूँ कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री का नहीं होता। अंबर की आवाज़ तेज हो गई। एमी मेरा
वो मतलब? अंबर को गुस्से में देख अगस्त्या एक्सप्लेन करने को हुआ, लेकिन अंबर ने फिर उसे टोक दिया। मिस अंबर दीवान मिस्टर देवराज, मुझे नहीं लगता कि हम इतने क्लोज हैं कि आप मुझे एमी कहकर बुलाए। उसे अपना पेट नेम यूज करते देख अंबर ने रोक दिया। ओके अंबर, अब ठीक है। अब अंबर, तो मैं आपको बुला सकता हूँ ना? अभी आपको नाम लेने से तो कोई एतराज नहीं है ना? अंबर को छोटी सी बात पर टोकते देख अगस्त्य बोल उठा। उसे इतना इंटेंशनली अंबर कहते देख अंबर का मन तो हुआ कि बोल दे हाँ दिक्कत है, पर फिर उसने खुद को रोक लिया। अंबर ट्रस्ट मी, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। तुमसे सच छुपाने का भी मेरा कोई मकसद नहीं था। मैं तो बस तुम्हें दोबारा देखकर खुश था एंड चाहता था तुम पहचानो, पर चीजें उल्टी हो गई। और रही बात इस डील की, तो ये फ्री में नहीं है। मैंने ये प्रोजेक्ट तुम्हें इसीलिए दिया है क्योंकि मुझे लगता है तुम में वो काबिलियत है कि तुम ये कर सकती हो। मैं मानता हूँ तुम कंस्ट्रक्शन फील्ड पर नई हो, पर तुम एक इंटीरियर डिजाइनर हो। तुमने इतने कम वक्त में उस फील्ड में अपना नाम कमाया है। बहुत से लोग तुम्हें एडमायर करते हैं। तुम एक सेल्फ मेड बिजनेस वुमन हो, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मेरा फैसला कोई हैरान कर देने वाला फैसला है। तुम डिजर्व करती हो ये डील। वैसे भी इनके टर्म्स और कंडीशन पढ़ोगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये इतना भी आसान नहीं है। हमने अपना प्रॉफिट देखकर ही तुम्हारी कंपनी को ये डील दी है, इसीलिए नहीं कि मैं तुम्हें जानता हूँ या फिर मेरे कोई गलत इंटेंशन है। अंबर को गुस्से में देख अगस्त्य ने एक्सप्लेन करते हुए कहा। अगस्त्य की बात ने अंबर को स्पीचलेस कर दिया। उसे वाकई ऐसा लगा था कि अगस्त्य का इतनी मेहरबानियों के पीछे जरूर कोई मकसद होगा, पर उसके मुंह से ये सब उनकर कुछ हद उसने खुद को शांत कर लिया। अगस्त्य के कहने पर उसने कॉन्ट्रैक्ट खोलकर वापस से पढ़ना शुरू किया तो वाकई ये डील इतनी भी आसान नहीं थी। बाहर बाहर से 200 करोड़ सुनना भले ही टेम्पटिंग लग रहा था, पर उस पर रिस्क भी उतने ही थे। उस डील की कंडीशन ने अंबर को सोचने पर मजबूर कर दिया। ओके ठीक है, लेकिन याद रखिए अगर मुझे कल के दिन पता चलता है कि आपके कोई मोटिव है तो मिस्टर देवराज इसके जिम्मेदार आप होंगे। और रही इस डील की बात, तो मुझे आप कल तक का सोचने का वक्त दीजिए। मैं आपको सोचकर बताती हूँ कि हमें ये डील साइन करनी है या नहीं। और हाँ, डैड के शेयर्स और मीटिंग में जो कुछ भी हुआ उसके लिए आपका शुक्रिया। उसकी सारी एक्सप्लेनेशन सुन अंबर ने हार मानते हुए कहा। उसकी बात सुन उसे भी लगा कि उसने कुछ ज्यादा ओवर कर दिया। इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है अंबर, और वैसे भी अगर तुम्हें थैंक यू बोलना है तो ऐसे बोलने के बजाय साबित कर कर बताओ। ये रूखा सूखा थैंक यू मुझे सूट नहीं करता। अगर बोलना ही है तो कम से कम एक कॉफी या लंच पर ही इनवाइट कर लो। खैर बाकी तुम्हारी मर्जी। अंबर को थैंक यू बोलते देख अगस्त्य ने मौके पर चौका मार दिया। उसके इस ऑफर ने अंबर को सॉफ्ट कर दिया। उसे खुद ही खुद को इन्वाइट करते देख और खुद ही मना भी करते देख अंबर पजल लुक लिए उसे देखती रह गई। ओके ठीक है, आपको कॉफ़ी पीने हैं तो मैं यही आपके लिए ऑर्डर कर देती हूँ, आप पी सकते हैं। उसका ऑफर सुन अंबर ने अनजान बनते हुए कहा। लेकिन अगस्त्य भी अगस्त्य था, उसने तुरंत रिटॉर्ट कर दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कह रही हो कि मैं ऑफिस में बैठकर कॉफ़ी पियो? मिस अंबर दीवान, आपकी मेहमान नवाजी वाकई बेहद खराब है। तुम बचपन में तो कंजूस थी ही थी, अब भी वैसी ही हो। बचपन में भी अपनी चीजें देने में तुम्हारी जान जाती थी, जबकि मेरे घर आकर तुम सारी चीजें ले जाती थी। अगस्त्य अचानक बचपन की बातें याद करते हुए बोला। लेकिन उसकी बातों ने अंबर को हैरान कर दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कब ऐसा किया? मैं तो तुम्हारे घर कभी आए ही नहीं। क्या तुम ये सब भूल गई? क्या तुम्हें सचमुच याद नहीं कि तुम बचपन में मेरे घर आती थी? इनफैक्ट तुमने तो मॉम को कहा था कि तुम उनकी बहू बनोगे, इसलिए मॉम बचपन से मुझसे ज्यादा तुम्हें प्रीफर करती थी। इनफैक्ट तुम्हारी सारी मार भी मुझे पड़ती थी। उसका जवाब सुन अगस्त्य हैरान रह गया। अंबर जैसे ही शादी का सुना उसके लिए अवेकवर्ड हो गया। उसने तुरंत एक्सप्लेन करते हुए जवाब दिया। मिस्टर देवराज, मेरी शादी होकर डिवोर्स भी हो चुका है और मेरी एक बेटी भी है। मुझे नहीं लगता आपको ये बातें इतनी सीरियस लेनी चाहिए। वैसे भी मुझे कुछ याद नहीं। इनफैक्ट मैंने तो आपको भी पहली बार देखा है। आप क्या बात कर रहे हैं? मेरी समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें सचमुच कुछ याद नहीं है? अंबर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतना सब कुछ भूल जाओ। खैर जाने दो, वैसे भी मुझे तुम्हारे डाइवोर्सी होने से कोई तकलीफ नहीं है। डाइवोर्सी होना कोई गलत चीज़ नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है तुमने जो फैसला लिया वह बहुत सही है। जो इंसान तुम्हें प्यार नहीं करता, परवाह नहीं करना, उसके साथ रहना वेस्ट है। अगस्त्य ने अंबर को हौसला देते हुए कहा, लेकिन उसे अपनी पर्सनल बातों के बारे में डिस्कस करते देख अंबर ने रोक दिया। मिस्टर देवराज, ये मेरी पर्सनल चीज़ें, मैं ये सारी बातें ऑफिस में डिस्कस नहीं करना चाहती। और रही आपके लंच और कॉफ़ी की बात, तो आपके पास जब वक्त होगा आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। फिलहाल आज मेरा ऑफिस का पहला दिन है तो मुझे नहीं लगता मेरा बाहर जाना सही है। अंबर टालने के पर्पस से बात का रुख मोड़ दिया। ओके ठीक है, तो डील डन है। प्लीज अपनी बातों से तुम मुकरना मत। अंबर को जाने का इशारा करते देख अगस्त्य ने जवाब दिया और अंबर को बाय बोलकर वह वहां से बाहर आ गया।
अगस्त्य जैसे ही अंबर के ऑफिस से बाहर निकला उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। थोड़ी देर पहले वाले अगस्त्य से वह वापस से अपने वही सीरियस मोड में आ गया। वह जैसे ही गाड़ी से बाहर आया उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट भी आ गया। उसे ड्राइविंग सीट में बैठते देख अगस्त्य ने उसे हाथ में पकड़ा एक इनवेल्प पकड़ा दिया। निशान किस इनवेल्प में अंबर की सारी डिटेल्स है पता करवाओ। आखिर इतने सालों में अंबर के साथ हुआ क्या था, उसे कुछ क्यों याद नहीं है। ऐसा तो नहीं जो सकता कि वह सारी बातें पूरी तरह भूल जाए। भले ही हम छोटे थे लेकिन इतने छोटे भी नहीं कि उसे कुछ याद ना हो। और हाँ, अंबर के एक्स हस्बैंड के बारे में भी सारी डिटेल्स निकालो। आखिर पता तो करे कि ये शौर्य ठाकुर है क्या चीज। अगस्त्य ने सोच में डूबे हुए कहा। यस सर। आपने शौर्य ठाकुर कहा सर, ये नाम काफी सुना सुना लग रहा है। हाँ याद आया सर, हमारे क्लाइंट जिनके साथ हमारी 2 दिन पहले मीटिंग थी उनका नाम भी शौर्य ठाकुर ही था। आई थिंक वो सेम ही शौर्य है। उनके बारे में अभी रिसेंटली काफी बवाल हुआ था। जिस लड़की को मिस अंबर के डैड के कत्ल के इल्जाम में सजा हुई वह मिस अंबर के एक्स हस्बैंड की होने वाली वाइफ थी। इनफैक्ट कुछ महीने पहले ही उन्होंने सगाई की थी। उस खबर ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। अगस्त्य के मुंह से शौर्य ठाकुर का नाम सुन निशांत ने जवाब दिया। अंबर के एक्स हस्बैंड की फियो से आखिर किस वहियात शख्स से शादी की तुमने अंबर? निशांत की बात पर अगस्त्य गहरी सांस लेते हुए बोला। अंबर के बारे में इतना सब कुछ सुनकर वह गहरी सोच में डूब गया। अब तो तुमसे मिलना होगा शौर्य ठाकुर, अगस्त्य मन ही मन कहते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। एपिसोड 70। अगस्त्य के जाने के अंबर पूरी तरह काम में डूब गई। ऑफिस में पिछले कुछ सालों की फाइल्स अपकमिंग डील्स पढ़ते पढ़ते उसे सुबह से शाम हो चुकी थी। अंबर फाइलों के ढेर से थोड़ा आज़ाद हुई थी तो घड़ी रात के 8 बजा रही थी। रात के 8 बजे देख अंबर फाइलें समेट कर उठ गई। उसने बची हुई फाइलें अपनी बैग में डाली और बाकी बची हुई को टेबल पर समेट कर रख दी। अंबर जैसे ही अपने ऑफिस से बाहर निकली उसकी मुलाकात सारंग से हो गई। सारंग को एकदम से अपने इतने पास देखकर अंबर 2 कदम पीछे हट गई। अंबर को पीछे कदम हटाते देख सारंग की चेहरे की घटिया सी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। क्या बात मैडम दीवान, आप इतनी रात तक भी यही है क्या? आपको घर नहीं जाना? वैसे घर में आपके लिए रखा भी क्या है? अब जब तलाक हो गया है तो पति तो होगा नहीं घर पर इंतजार करने के लिए। वैसे मैंने तो सुना था आपकी एक बेटी है। अंबर को अकेले देख सारंग टॉन्ट करते हुए बोला। उसकी बात से अंबर के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। सारंग को इस तरह पर्सनल कमेंट करते देख अंबर को गुस्सा आ गया। आह मिस्टर सारंग, मुझे याद आया, मैंने भी आपके बारे में कई बातें सुनी है। वैसे सुना है पिछले महीने आपका एक अफेयर एक्सपोज हो गया ही, किसकी वजह से आपकी वाइफ आपको घर नहीं आने देती और ना ही तलाक दे रही है। तो क्या यही वजह है कि आप भी इतनी देर तक ऑफिस में हैं? अंबर ने उसी के लहजे में जवाब देते हुए कहा। ऑफिस ज्वाइन करने से पहले ही अंबर ने चैतन्य से कहकर सबके बारे में पता करवा लिया था। कौन शेयर होल्डर्स कैसा है, इस सब की जानकारी अंबर के पास थी। यही वजह थी कि वह सुबह मीटिंग में भी कॉन्फिडेंट थी। अगर अगस्त्य वहां नहीं भी होता तो वह मीटिंग की सिचुएशन संभाल लेती। हालांकि अगस्त्य ने उसकी नौबत नहीं आने दी। अंबर की बात पर सारंग का चेहरा देखने लायक हो गया। वह गुस्से से तुम कहते हुए अंबर के सामने से चुपचाप दुम दबाकर निकल गया। उसे ऐसे दुम दबाकर भागते देख अंबर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। अंबर वहां से निकली तो रास्ते में उसे चैतन्य का कॉल आ गई। उससे बातें कर अंबर ने रास्ते ही तीनों के लिए खाना पैक करवा लिया। हालांकि वह समर को बाहर का खाना ज्यादातर नहीं देती, उसके लिए उसने कुछ ही दिन पहले एक नैनी हायर की थी जो समर को प्री स्कूल ले जाने से लेकर उसकी बाकी चीजों की देखभाल कर रही थी, जिससे अंबर का काम आसान हो गया था। इसीलिए वह इतनी देर तक काम भी कर पा रही थी। अंबर घर पहुंची तो आज फिर से उसके अपार्टमेंट के बाहर शौर्य की गाड़ी खड़ी थी। शौर्य को वहां देखकर अंबर का चेहरे पर आया सुकून एक पल में गायब हो गया। कल जो हुआ था उसके बाद अंबर को उसकी शक्ल भी नहीं देखनी थी, पर इतना सब होने के बाद भी उसे अपने गेट पर देख अंबर फेड अप हो गई। शौर्य को वहां देख अंबर बिना उसके तरफ देखे गाड़ी गेट के अंदर की तरफ मोड़ दी। वह जैसे ही अंदर जाने को हुई शौर्य अचानक से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। शौर्य इतना अचानक से उसकी गाड़ी के आगे आया कि अगर 1 सेकंड भी देर से ब्रेक लगाती तो गाड़ी शौर्य को हिट कर जाती। उसे इस तरह अपनी गाड़ी के आगे आकर पागलपन करते देख अंबर का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। What the hell are you doing शौर्य? अगर तुम्हें मरने का शौक है तो प्लीज कहीं और जाकर मरो, मेरी गाड़ी के सामने आकर नहीं। अंबर गुस्से से चिल्लाते हुए गाड़ी से बाहर उतर गई। अंबर को गुस्से में देख शौर्य गाड़ी के सामने से हटकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और अंबर की तरफ देखते हुए पोलाइटली बोला, मैं यहाँ मरने के लिए नहीं आया हूँ अंबर, मुझे तुमसे बात करनी है। शौर्य का इतना कहना था कि अंबर उसे हैरानी से देखने लग गई। उसे इतने आराम से बात करते देख एक पल के लिए तो अंबर भी उसकी तरफ देखती रह गई, मगर फिर कल वाली बातें उसके जहन में घूम गई, जिससे उसका चेहरा फिर पहले जैसा हो गया।
आखिर अब क्या बात करनी है तुम्हें शौर्य? क्या जो तुमने कल कहा वह कम नहीं है? मैं तुम्हारी ये रोज रोज की हरकतों से तंग आ गई हूँ शौर्य। तुम एक काम क्यों नहीं करते? जो भी तुम्हें कहना है एक बार में कहकर क्यों नहीं चले जाते, ताकि बार बार मुझे तुम्हारी ये शक्ल ना देखनी पड़े। शौर्य की टोन को नजरअंदाज कर अंबर ने उस पर झल्ला गई। मैं यहाँ सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ अंबर, मुझे हमारी बेटी के बारे में बात करनी है। अंबर की झल्लाहट के बावजूद शौर्य शांत था, मगर जैसे ही अंबर ने उसके मुंह से हमारी बेटी सुना उसने उसे तुरंत टोक दिया। हमारी बेटी? वह सिर्फ मेरी बेटी है शौर्य, उसे मैंने जन्म दिया है, तुमने नहीं। उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं तो उसे अपनी बेटी कहना बंद करो। शौर्य के मुंह से हमारी बेटी सुनकर अंबर तेज आवाज पर उस पर चिल्ला गई। अंबर, तुम्हारे ना मानने से सच नहीं बदल जाएगा, तुम मानो या ना मानो पर वह मेरी भी बेटी है जिसके बारे में तुमने मुझसे सच छुपाया था, और मैं चाहूँ तो ये सच छुपाने के लिए तुम पर केस कर सकता हूँ। अंबर का चिल्लाना सुन शौर्य खुद की आवाज तेज होने से रोक नहीं पाया। हालांकि अब तक उसने बहुत कोशिश की थी आराम से बात करने की, पर अंबर को हर बात पर गुस्सा होते देख वह भी इरिटेट गया। अच्छा ऐसा है तो फिर जाकर करो ना शौर्य, खड़े क्यों हो? लेकिन केस करने से पहले ये याद रखना कि जिस बेटी के लिए तुम केस करने की बात कर रहे हो तुम तो उसे कभी चाहते ही नहीं थे। जब वही बेटी मेरी पेट में थी तुम किसी और लड़की के साथ घूम रहे थे। जिस दिन मुझे ये खबर पता चली मैं माँ बनने वाली हूँ, तुम कियारा के साथ उसके होने वाले बच्चे की खुशियाँ मना रहे थे। और तुम जिस बेटी की बात कर रहे हो उसके साथ तुमने क्या किया तुम्हें याद है या याद दिलाऊं? अंबर शौर्य की तरफ देखते हुए पहुंच हो गई, और अगले ही सेकंड उसकी खामोशी देख उसने फिर अपनी बात कंटिन्यू कर दी। शौर्य, भूलो मत तुमने उसी की मां को डिवोर्स देकर जेल भेज दिया था, और ये कम था कहने पर जब तुम्हें पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ तुमने मुझे और मेरी बच्ची को जेल में भी मरवाने की कोशिश की थी, और आज तुम कह रहे जो कि वह तुम्हारी बेटी है, किस हक से? शौर्य सवाल करते करते अंबर की आंखों में आंसू आ गए। आज तक उसने ये सारी बातें किसी से नहीं कही थी, पर आज शौर्य के मुंह से मेरी बेटी सुनकर वह उसे सच्चाई बताने पर मजबूर हो गई। अंबर के मुंह से सच सुनकर शौर्य बुरी तरह शॉक हो गया। उसके ये इल्जाम सुनकर उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद जाकर उसने जवाब दिया, क्या बकवास कर रही हो अंबर? मैंने कब तुम्हें मरवाने की कोशिश की? मैं तो जानता भी नहीं था कि तुम कभी प्रेग्नेंट थी, फिर बच्चा मरवाने का सवाल कहाँ से आ गया? अगर मुझे पता होता तो मुझे लगता है मैं तुम्हें वहां छोड़ देता अंबर, वह मेरी भी बेटी थी। भले ही हमारे बीच में गलतफहमियां थी, पर मैं कभी भी तुम्हें मरवाने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट तुम्हारे जेल जाने के दूसरे दिन ही मैं यहाँ से यूएस के लिए चला गया था। शौर्य खुद को डिफेंड करते हुए बोला, मगर उसके जवाब से अंबर के चेहरे पर मॉकिंग स्माइल आ गई। तो तुम कह रहे हो तुम्हारी इजाजत के बिना पुलिस मुझसे बदला ले रही थी? शौर्य, ये देखो शौर्य, और ये भी देखो, गौर से देखो, तुम्हारे कहने पर पुलिस वालों ने मेरे साथ ये सब किया था, और तुम कह रहे तुम्हें पता ही नहीं था। तुम्हें लगता है मैं इस बात पर यकीन करूंगी? अपने अपने माथा, अपने दोनों हाथों में आए घावों जो दिखाते हुए बोली, जो उसे शौर्य की बदौलत मिले थे। अंबर के हाथों पर उसके माथे पर इतने गहरे चोट के निशान देखकर शौर्य बुरी तरह हैरान रह गया। उसने एक बार पूछा भी था अंबर से कि वह चोट उसे कैसे लगी थी, पर उस वक्त उसे अंदाजा नहीं था कि ये सारी चोटें उसे पुलिस स्टेशन में लगी थी। अंबर के मुंह से पुलिस स्टेशन का इंसिडेंट सुनकर शौर्य सोच में डूब गया। शौर्य की खामोशी देख अंबर के चेहरे पर कड़वी सी मुस्कुराहट आ गई। अपने तीखे सवालों के बदले उसकी खामोशी ने अंबर का शक और गहरा कर दिया। अंबर, यकीन मानो या ना मानो, पर मैंने कभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कहा था। मैं नहीं जानता मेरे नाम लेकर ये किसने किया, पर मैं पता कर लूंगा, लेकिन मैंने ये सब नहीं लिया। मैं ये सब क्यों करूंगा? और तुम्हें अब भी यकीन नहीं तो वेट करो, मैं तुम्हें सबूत लाकर दे दूंगा कि ये मैंने नहीं किया है। अंबर को यकीन न करते देख शौर्य ने क्लियरिफाई करते हुए कहा, मगर वह ये भूल गया कि जो हो चुका था वह उसके क्लियरिफाई करने से बदलने वाला नहीं था। इसकी जरूरत नहीं है मिस्टर ठाकुर, चलो माना कि तुमने ये सब नहीं किया शौर्य, पर अगर तुम मुझे जेल नहीं भेजते तो क्या ये सब होता? अगर तुम अपनी नफरत में अंधे नहीं होते तो क्या ये सब होता? शौर्य, चलो एक बार के लिए मान लिया मैंने कि ये तुमने नहीं किया, पर जिसने भी किया उसने तुम्हारी आड़ में किया था, इसीलिए उस इंसान से ज्यादा तुम मेरे गुनाहगार हो। शौर्य, वह इंसान तुम्हारी वजह से मुझे नुकसान पहुंचा रहा था, क्योंकि वो जानता था अगर वह मुझे मार भी देगा तो उसे कुछ नहीं होगा। जानते हो क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्योंकि तुम मुझसे नफरत करते थे। तुम्हारी वजह से मैंने उन 3 सालों में क्या सहा तुम्हें आइडिया भी नहीं है शौर्य। जो ये तुम घाव देख रहे हो ना, ये तो मामूली सी चोटें हैं, वहाँ जो कुछ हुआ तुम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसीलिए बस करो ओके, मुझे तुम्हारी किसी भी क्लियरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ना तब थी ना आज है, और ना ही मेरी बेटी को। अंबर ने आंखों में आए आंसू पोंछकर उसके सामने हाथ जोड़ लिए।
अंबर को इस तरह हाथ जोड़ते देख शौर्य बेबस हो गया। अंबर के मुंह से इतना बड़ा सच जानने के बाद वह पहले ही बुरी तरह शॉक में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना सब कुछ हुआ था, मगर अंबर ने जो कुछ कहा वह उसे डिनाई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सच था। जो कुछ भी हुआ था, फिर भले ही मानवी की डेथ इंसिडेंट हो या कियारा का, उसने अंबर पर भरोसा नहीं किया था और उसी का नतीजा था कि आज वो दोनों का रिश्ता इस हाल में था। अंबर, आई एम सॉरी, मैं नहीं जानता था कियारा ने इतना सब कुछ किया। मैं मानता हूँ मानवी की डेथ में तुम्हारा हाथ नहीं था, उसके लिए मैंने तुम पर शक किया, वो मेरी गलती थी, पर तुम्हारे जेल जाने से मेरा कोई लेना देना नहीं था। तुमने कियारा के बच्चे को अगर नुकसान नहीं पहुंचाया, इसीलिए। शौर्य बोलते बोलते चुप हो गया। इतना सब हो जाने के बाद भी शौर्य को अक्यूज करते देख अंबर के चेहरे पर अजीब सी हंसी आ गई। उसने हंसते हुए उल्टा शौर्य से ही सवाल कर दिया, तुम्हें अभी भी लगता है मैंने उसके बच्चे को मारने की कोशिश की? सीरियसली? मुझे नहीं पता था तुम इतने बेवकूफ़ हो शौर्य, कि उसकी सच्चाई बाहर आने के बाद भी नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ था। मैं बताती हूँ शौर्य, उस दिन कियारा ने मुझे चैलेंज किया था। उसने कहा कि देखते हैं कि शौर्य अपनी पत्नी का साथ देता है या मेरा, और उसने मुझे फ्रेम करने के लिए खुद को सीढ़ियों से गिरा दिया। और उसके बाद क्या हुआ तुम जानते हो? शौर्य की बात पर अंबर ने उसे उस दिन का सारा सच बता दिया। अंबर के मुंह एक और सच जानने के बाद शौर्य के पास हिम्मत ही नहीं बची कि वह कुछ और कह सके। वही ये सब जानने के बाद बुरी तरह लड़खड़ा गया। तो तुम कह रही हो वो सब झूठ था? अंबर, मैंने खुद सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सुनी थी, उसी के बाद ही तुम्हें पुलिस के हवाले किया था। मैंने खुद सुना था, तुम उससे कह रही थी कि तुम उससे नफरत करती हो, इसीलिए तुम उसके बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ोगी। तुम उसे धक्का दे रही थी स्टेयर्स से। लंबी सी खामोशी के बाद जाकर शौर्य ने सवाल किया। उसका सवाल सुन अंबर उसकी तरफ पलट। उसका मन तो किया कि वह शौर्य को जवाब ही ना दे, पर फिर एक बार में सारी बातें फुल और फाइनल करने का सोचकर वह उसकी तरफ मुड़ गई। सीरियसली शौर्य, तुम्हें लगता है कि कियारा के लिए वीडियो से छेड़छाड़ करना बहुत बड़ी बात थी? एक बात बताओ, तुम्हें वह वीडियो लाकर दिया किसने? क्योंकि जब मैंने मॉल के सीसीटीवी पर जाकर पता किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि उस दिन उनका कैमरा काम ही नहीं कर रहा था क्योंकि खराब था। फिर तुम्हें वीडियो आखिर मिला तो मिला कैसे, और क्या तुमने उसकी ऑथेंटिकेशन चेक की थी क्या? शौर्य के सवाल के बदले अंबर ने उसी से सवाल कर दिया। अपने सवाल के बदले उसे खामोश देख शौर्य के लिए अंबर की नफरत और गहरी हो गई। ऑफकोर्स नहीं की होगी, क्योंकि अपनी नफरत में तुम इतने अंधे हो चुके थे कि तुमने सही गलत कभी देखा ही नहीं। खैर जाने दो, अब मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता शौर्य। मुझे बस इतना कहना है कि बस बहुत हो गया, प्लीज अब मेरे सामने आना बंद करो। जब मैं तुम्हें देखती हूँ वो तो मुझे वो सारे दर्द के पल याद आते हैं जो तुमने दिए थे शौर्य, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही, अगर अब भी तुम में कोई इंसानियत बची है तो मेरा पीछा छोड़ दी प्लीज। अंबर गहरी सी सांस लेते हुए शौर्य के सामने फिर हाथ जोड़ दिए। अंबर को हाथ जोड़ते देख शौर्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे गले से लगा लिया। आई एम सॉरी अंबर, मैं जानता हूँ जो कुछ हुआ वह नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ अंबर, पर प्लीज मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दो अंबर। आई प्रॉमिस फिर ऐसा कभी नहीं होगा। अंबर प्लीज एक मौका दो मुझे सब ठीक करने का, हमारे लिए ना सही हमारी बेटी के लिए ही सही, मुझसे फिर से शादी कर लो अंबर। आई प्रॉमिस यू हमारा रिश्ता पहले जैसे नहीं होगा अंबर। आई लव यू अंबर। शौर्य ने अचानक से प्यार का इजहार कर दिया। शौर्य के मुंह से आई लव यू सुनकर अंबर ने उसे खुद से दूर कर दिया। कभी नहीं शौर्य, आई विल नेवर लव यू अगेन। अंबर शौर्य को जवाब देकर वहां से सीधे अंदर चले गई। एपिसोड 71। शौर्य के मुंह से आई लव शब्द सुनकर अंबर ऊपर से नीचे तक सिहर गई। वो 3 शब्द जिसे सुनने के लिए 7 साल इंतजार किया था, पर आज सुनकर ऐसा लग रहा जैसे किसी ने उसे गाली दे दी हो। उसके मुंह से वह 3 शब्द उसे किसी तीर की तरह चुभ रहे थे। अंबर लिफ्ट के बजाय अपने अपार्टमेंट की सीढ़ियों में की तरफ दौड़ गई। 10-15 सीढ़ियां चढ़ने के बाद जाकर उसकी सांसें चढ़नी शुरू हुई, तब जाकर वह रुकी और गहरी सांस लेते हुई सीधे जमीन पर गश्त खाकर बैठ गई। वाई शौर्य, वाई डिड यू डू दिस टू मी? क्यों तुम हर बार मेरी जिंदगी में तूफान खड़ा कर जाते हो? क्यों? अब जब मैं अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर चुकी हूँ तो तुम्हें क्या जरूरत थी मुझे ये सब बोलने की? क्यों तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब तुम्हारे इस प्यार की मुझे जरूरत नहीं है शौर्य। मैंने सालों पहले हमारे डिवोर्स के साथ तुम्हारे लिए अपना प्यार, अपना सब कुछ दफन कर दिया था। मैं फिर तुमसे कभी दोबारा प्यार नहीं करूंगी शौर्य। आई विल नेवर लव यू अगेन शौर्य, नेवर। अंबर हाथों से अपना चेहरा छुपाए रोते हुए खुद पर चिल्ला उठी। शौर्य की बातों, उसके शब्दों ने पिछले 7 सालों से उसे इस कदर दर्द दिया था कि उसके लिए दर्द भुलाना नामुमकिन था। बावजूद इसके वह पिछले 4 सालों से कोशिश कर रही थी जिंदगी में आगे बढ़ने की, सब कुछ भुलाने की, पर हर बार शौर्य किसी तूफान की तरह फिर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता और फिर उसे उसी दलदल में घसीट लाता जहां से वह निकलने की कोशिश कर रही थी।
आज फिर उसकी उस हरकत ने उसे अतीत के पन्नों पर लाकर खड़ा कर दिया। नो नॉट एनी मोर अंबर, तू शौर्य की वजह से फिर नहीं रोएगी, वह शख्स तेरे आंसू डिसर्व नहीं करता। अब नहीं शौर्य, इस बार नहीं। अंबर जी भरकर रो लेने के बाद आंसू पोंछते हुए खुद से बड़बड़ा उठी। खुद को हिम्मत देकर वह अपने आंसू पोंछकर सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। अंबर अपने रूम में पहुंची तो चैतन्य बाहर हॉल में बैठा उसी का इंतजार कर रहा था, जबकि समर खाना खाकर सो चुकी थी। समर को सोता देख अंबर एक नज़र उसे देखकर वापस अपने कमरे में चले गई। वह शावर लेकर वापस लौटी तो चैतन्य हॉल के बजाय हॉल की बालकनी में बैठा था। उसे कॉफ़ी लिए अपना इंतजार करते देख अंबर उसकी तरफ चले गई। तुमने खाना खाया या नहीं? मालती दीदी से मैंने कहा था कि वह तुम्हारे लिए भी डिनर बना दे, वैसे मैं खाना लाई थी, तुम्हें भूख लगी है तो गर्म कर दूं? चैतन्य को लैपटॉप बिजी देख अंबर ने टेबल पर रखी कॉफ़ी का कप लेते हुए कहा, मगर चैतन्य ने मना कर दिया। नहीं दी, मैं आपका ही वेट कर रहा था। मालती दीदी ने तो कहा था खाना बनाने को, पर आपने बोला आप ले आओगे तो मैंने मना कर दिया। वैसे आप ये बताओ ऑफिस का पहला दिन कैसा था? सब ठीक था? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? अंबर के सवाल पर चैतन्य जवाब देता हुआ बोला, नहीं, सब ठीक था, जैसा हमने सोचा था सब वैसे ही हुआ। हालांकि सारंग ने कोशिश की सबके सामने प्रॉब्लम क्रिएट करने की, पर मैंने संभाल लिया। तू बता वहाँ के ऑफिस में क्या हुआ? आज हमारी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी ना, तू गया था? चैतन्य के सवालों का जवाब देकर अंबर ने उससे दूसरे ऑफिस के बारे में पूछ लिया। कुछ दिनों से वह इधर उधर रहने की वजह से ठीक से ऑफिस जा ही नहीं पाई थी। पहले कियारा के केस ने उसे उलझा दिया और अब उसके नए ऑफिस ने, इसीलिए वह चाह पर भी वहां जा ही नहीं पाई। कहाँ दी? मैं सुबह सुबह ही मिस्टर देवराज के ऑफिस गया था, पर मिस्टर देवराज मुझे वहां मिले नहीं। पूछने पर पता चला वह ऑफिस आते नहीं, उनका काम कोई वेदांत और माहिरा सहगल देखती है। पर जब मैं वापस आ रहा था मैंने वहां मिस्टर देवराज को देखा, जबकि सबने कहा कि वह ऑफिस आए ही नहीं थे। ये बात अजीब नहीं है? आपको नहीं लगता दी वह आदमी थोड़ा सस्पिशियस है? चैतन्य कॉफी एक सिप लेकर गहरी सी सांस लेते हुए बोला, थोड़ा नहीं, पूरा का पूरा, क्योंकि जिस आदमी से हम मिले थे वह अगस्त्य देवराज नहीं कोई और था। अगस्त्य देवराज आज डैड के ऑफिस आया था एक डील सिलसिले में। चैतन्य की बात पर अंबर के मुंह से तुरंत निकल गया। वह अगस्त्य से अपनी ऑफिस वाली मीटिंग के बारे में बताते हुए बोली, जिसे सुनकर चैतन्य भी चौंक गया। क्या सच में? पर उन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला? आखिर उन्हें हमसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? वह हैरानी से सवाल करते हुए बोला, पता नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, पर बड़ी ही अजीब सी बात कर रहा था, ऐसे जैसे बचपन में हम साथ ही बड़े हुए एंड और, जबकि मुझे तो उसकी शक्ल भी याद नहीं। खैर वो सब छोड़, मुझसे तुझसे एक और इम्पोर्टेंट बात करनी है, 3 साल पहले के बारे में। अंबर ने अचानक बात करते करते अगस्त्य के टॉपिक का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। 3 साल पहले मतलब जब आप जेल में थे तब की बात कर रहे हो आप? अंबर के मुंह 3 साल पहले की बात सुनकर उसने तुरंत पूछ लिया। चैतन्य की बात पर अंबर ने हाँ में सिर हिला दिया। हाँ, तुझे पता है आज मेरी शौर्य से आर्ग्यूमेंट हुई तो उसने कहा कि उसने कभी भी किसी को मुझे मारने के लिए नहीं भेजा था, और जेल में जो कुछ हुआ था उससे कुछ पता भी नहीं था। जब मैंने उसे बताया तो उसके चेहरे पर शॉकन रिएक्शन थे, जैसे वो सच्चाई जानकर उसे शॉक लगा हो। और एक चीज़ उसने कहा कि कियारा ने अपनी प्रेगनेंसी वाले इंसिडेंट में रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ की थी। उसे उस रिकॉर्डिंग को इस तरह दिखाया जैसे मैंने उसे धमकी दी और उसे धक्का दिया था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अंबर ने शौर्य के साथ हुई सारी बात बताते हुए कहा। कियारा का नाम सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से भर गया। कियारा, शी इज़ रियली अ बिच, उसको तो जिंदा भी नहीं छोड़ना चाहिए था, उसके लिए जेल की सज़ा भी कम है। मेरा बस चलता तो मैं तो उसे ऐसी सज़ा देता कि वह उम्र भर याद रखती, मौत से बदतर हालत कर देता। चैतन्य कियारा को कोसने लग गया, पर अंबर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। शौर्य और कियारा की बातों से उसे इतना तो अंदाजा हो गया कि जितना सिंपल दिख रहा था उतना कुछ भी नहीं है। उसके जेल जाने की पीछे की गुत्थियां भी कहीं उलझी हुई थी। कियारा को कुछ भी करके फायदा नहीं है चिट्टी, क्योंकि वह सिर्फ एक मोहरा थी और उसे उसकी सजा मिल चुकी है। मेरा जेल जाना, डैड की डेथ, ये सारी चीजें जितनी सिंपल दिख रही है उतनी है नहीं चिट्टी। तुझे नहीं लगता इसमें बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है? मतलब कियारा जैसी लड़की कितनी भी शातिरगिरी क्यों ना कर, लेकिन वह इतना दिमाग तो नहीं लगा सकती, उसके बस की बात नहीं। कोई ना कोई तो था जो उसके लिए ये सब कर रहा था, मगर क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह। लास्ट टाइम में जब कियारा से मिली थी तो उसने कहा था कि मानवी ये सब करवा रही थी, लेकिन सवाल ये है आखिर मानवी का मकसद क्या था? क्या सिर्फ शौर्य को हासिल करना? वो तो वैसे भी वो कर सकती थी, फिर इसके लिए उसने इतना बड़ा गेम क्यों खेला? वह गहरी सांस लेते हुए बोली। अंबर की बात पर चैतन्य ने भी सारी बातों को एक सिरे से सोचा तो उसे अजीब सा लगा।
अगर हमें सवालों के जवाब चाहिए तो इस मानवी की मिस्ट्री को तो सॉल्व करना होगा, तभी हमें हमारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे। वैसे दी, इस बात से मुझे याद आया, तने ने एक दिन बातों बातों में मुझे कहा था कि उसे पता चला था कि कियारा पिछले 4 सालों से यूएस के एक नंबर से कॉल कर रही थी और उन सबको लगता है कि वह मानवी का नंबर है। मुझे लगता है हमें इस बारे में पता लगाना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है यूएस में, उससे पता करने को बोलता हूँ, शायद कुछ हाथ लग जाए। चैतन्य अचानक सोचते हुए बोला। उसकी बात पर अंबर ने उसके हाँ में हाँ मिला दिया। हम ये ठीक रहेगा उससे बोलना कि इतना जल्दी हो सकता है वह पता लगाए। मैं तने से बात कर नंबर लेने की कोशिश करूंगी, पर अभी ये सब छोड़ और डिनर कर ले, फिर सो जाना। बाकी बातें कल देखते हैं। कल अगस्त्य देवराज के साथ मेरी भी मीटिंग है, तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट देखना। तू डिनर कर ले, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। काफी रात होते देख अंबर ने डिस्कशन वहीं खत्म कर दिया। वह चैतन्य को गुड नाइट बोलकर जाने की हुई तो पीछे से चैतन्य उससे डिनर के लिए पूछ लिया। ओके दी, गुड नाइट, पर आप डिनर नहीं करोगे? चैतन्य अपना सामान समेटते हुए बोला। पर अंबर ने उसे मना कर दिया। नहीं चिट्टी, भूख नहीं है, भूख लगेगी तो मैं बाद में खा लूंगी, मुझे अभी कुछ काम है। अंबर चैतन्य को जवाब देकर वहां से अपने कमरे में चले गई। अंबर कमरे में आई तो वह कॉन्ट्रैक्ट में उलझ गई। उसे पढ़ते पढ़ते कब रात से आधी रात हो गई उसे पता ही नहीं चला। घड़ी में 12 बजे देखा, तब जाकर उसने अपना काम समेटा और सोने के लिए लेट गई। वह लाइट बंद सोने की कोशिश की, मगर नींद तो जैसे उससे कोसों दूर थी। दिमाग में बस शौर्य की कई बातें चल रही थी। उन बातों को याद कर वह खुद से फ्रस्ट्रेट हो गई। इनफ अंबर, उसकी बातें सोचना बंद कर, कल सुबह काम ही उस पर फोकस कर। अंबर ने खुद से बड़बड़ाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर तो उसने फिर स्ट्रगल करी, पर धीरे धीरे थकान की वजह से नींद ने उसे अपने आगोश में ले ही लिया। तारांकन, रात के 12 बज रहे थे और शौर्य की आंखों से भी नींद कोसों दूर थी। अंबर का किया रिजेक्शन, उसकी कई बातें बार बार उसके जहन में घूम रही थी। अंबर ने जो सच उसे बताया उसे जानकर उसके होश उड़े हुए थे। यहाँ तक कि एक पल के लिए उसे उन बातों पर यकीन भी नहीं हुआ। जब तने से जाकर उसने कन्फर्म करवाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो कुछ उसे अंबर ने बताया वह तो उस सच का सिर्फ कुछ % हिस्सा था, बाकी सच तो अभी उसके सामने आना बाकी था। शौर्य ने तने को सुबह तक का वक्त दिया था कि वह सारी बातें पता करे, पर उसके लिए सुबह तक का इंतजार करना भारी पड़ रहा था। उसके दिलो दिमाग में एक जंग छिड़ी हुई थी कि जो ना उसे चैन से बैठने दे रही थी ना सोने। उसने बहुत कोशिश की सोने की, खुद को बिजी रखने की, मगर उसकी हर कोशिश नाकामयाब हो गई। जब कुछ भी करके उसे सुकून नहीं मिला, वह इरिटेट होकर बाहर अपने कमरे से बाहर निकल गया। शौर्य जैसे जी बाहर जाने के लिए कमरे से बाहर आया, सामने से आते हुए मिरांश से आकर टकरा गया। मिरांश का चेहरा देख शौर्य का रहा सहा मूड भी खराब हो गया। What are you doing here? तुम अभी तक सोए क्यों नहीं हो? केतन, केतन कहाँ है? शौर्य मिरांश के केयर टेकर का नाम लेकर चिल्ला गया। शौर्य की आवाज पर केतन वहां आया तो शौर्य को गुस्से में देखकर यस दादा कहते हुए मिरांश के साथ जाकर खड़ा हो गया। केतन को वहां देखकर मिरांश उसके पीछे जाकर छुप गया। केतन, तुमने इसे अब तक सुलाया क्यों नहीं है? तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि इसे मेरे सामने मत लाया करो, क्या तुम्हें बात समझ नहीं आती? जाओ, जाकर इसे इसके कमरे में ले जाओ और हाँ काका से कहकर उसके बोर्डिंग स्कूल में कॉल करवा देना। कल के कल इसे वहां के लिए निकालना है, समझ गए तुम? शौर्य अपना सारा गुस्सा केतन पर निकालकर वहां से निकल गया। शौर्य को जाते देख मिरांश उसे देखता रह गया। शौर्य के गुस्से से उसकी आंखों में आंसू आ गए। केतन ने उसे रोते देखा तो उसने उसके आंसू पोंछकर अपने गले से लगा लिया। कोई बात नहीं अंश बाबा, आप तो ब्रेव बच्चे हो ना, फिर ऐसे रोते नहीं है कि चलो हम कमरे में चलते हैं, मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा। उसकी आंखों में आंसू देख केतन ने उसे समझाते हुए कहा, पर मिरांश ने मना कर दिया। मैं ठीक हूँ केतन, तुम जाओ, मैं खुद सो जाऊंगा। मिरांश उसे जाने को कहकर अपने अपने कमरे में आ गया। वह अपने कमरे में गया तो उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद करते ही उसकी आंखों में फिर आंसू उतर आए। ब्यूटीफुल आंटी ने कहा था कि डैडी प्यार करते हैं मुझसे, पर डैडी तो मुझसे नफरत करते हैं, वह मुझसे प्यार नहीं करते हैं। डैडी डजंट लव मी, वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। आपने झूठ कहा था ब्यूटीफुल आंटी, जैसे आप समर को और मुझसे प्यार करते वैसे डैडी नहीं करते। शौर्य के रूड बिहेवियर ने मिरांश को रुला दिया। वह मासूम सा बच्चा खुद से सवाल करता हुआ बड़बड़ा उठा। उसके बाद भी उसका रोना शांत नहीं हुआ तो उसने अंबर का नंबर डायल कर दिया। हेलो। अंबर ने फोन उठाया तो वह नींद में थी। उसने जैसे ही हेलो दूसरी तरफ से किसी के रोने की आवाज से वह एकदम से उठकर बेड पर बैठ गई। किसी बच्चे का रोना सुन अंबर समझ तो गई कि शायद वह मिरांश है, पर फिर भी उसने कंफर्म करने के लिए पूछ लिया, हेलो कौन? कौन रो रहा है? आंटी, इट्स मी मिरांश, डू यू रिमेंबर मी? अंबर के सवाल पर दूसरी तरफ से मिरांश की मासूम सी आवाज गूंज उठी।
मीरांश आप हो? ओ आई एम सो सॉरी बेबी, पर आप रो क्यों रहे हो? आप ठीक तो हो ना? उसकी आवाज़ सुनकर अंबर ने उससे सवाल कर दिए। अंबर के सवाल पर मीरांश ने रोते हुए उसे सारी बात बता दी। उसके मुंह से ये सब सुनकर अंबर थोड़ा हैरान रह गई। उतने छोटे से बच्चे को इस तरह हठोता देख उसे अजीब सा हो गया। मीरांश ओके बेबी, आप रोना बंद करो, कल मैं आपके डैडी से मिलकर उनसे बात करूंगी। ओके अभी आप रोना बंद कर, कल आंटी आकर सब ठीक कर देंगी। वो डैडी को डांट लगाएंगी आप पर शाउट करने के लिए। ओके अभी आप शांत हो जाओ और आराम करो, ठीक है? मैं कल सुबह आपने मिलती हूँ। ओके। उसका रोना सुन अंबर ने उसे शांत करा दिया। अंबर की बात पर मीरांश शांत हो गया। अंबर से कल मिलने की एक्साइटमेंट में वह गुड नाइट बोलकर सो गया। अंबर ने उसका फोन कट किया तो उसकी बातों ने उसे सोच में डाल दिया। किसी पेरेंट्स का अपने बच्चे को लेकर ऐसा बिहेवियर देखकर वह सोच में पड़ गई। अंबर कल ही मीरांश के पेरेंट्स से मिलकर बात करने का सोचकर वापस सो गई। एपिसोड 72। अगली सुबह अंबर उठी तो सुबह के 8 बजे हुए थे। पिछले 4 सालों में ऐसा पहली बार था जब उसकी नींद 8 बजे खुली, जो वरना वह सुबह 4 या 5 बजे ही उठ जाती थी, फिर चाहे वह रात भर सोई हो या ना सोई हो। पहली बार खुद को इतना लेट तक सोते देख अंबर हैरान रह गई। वह कमरे से बाहर आई तो चैतन्य ऑफिस के लिए तैयार होकर नाश्ता कर रहा था, जबकि मालती आंटी समर को लेकर स्कूल के लिए निकल रही थी। समर को सुबह सुबह देख अंबर उसे गुड मॉर्निंग कहते हुए उसके सामने जाकर बैठ गई। अंबर ने उसे गुड मॉर्निंग विश किया तो जवाब में समर ने गुड मॉर्निंग कहते हुए उसके गालों में किस कर दिया और उसे बाय बोलकर वह मालती आंटी के साथ स्कूल के लिए निकल गई। उन्हें जाते देख अंबर हॉल की तरफ आ गई। अंबर को वापस आते देख चैतन्य की नज़र उस पर पड़ी तो उसने अंबर को नाश्ते के लिए आवाज़ दे दी। आप भी नाश्ता कर लो। मालती आंटी ने कहा कि आपने कल रात भी कुछ नहीं खाया था, सारा खाना किचन में वैसे ही पड़ा था, अपना बहुत लापरवाह हो गए हो, खुद का ध्यान रखना तो जैसे आपको आता ही नहीं। अंबर का खुद लेकर इतना बेखबर रवैया देख चैतन्य ने उसे डांट दिया, लेकिन उसके डांटने का कोई फायदा नहीं हुआ। अंबर उसे चिट्ठी बाद में कहते हुए वापस अपने कमरे में चली गई। वह शावर लेकर तैयार होकर बाहर आई तो तब तक चैतन्य जा चुका था, पर टेबल पर अभी भी एक नोट से साथ उसका खाना ढका हुआ था। चैतन्य का नोट देखकर अंबर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्दी जल्दी में अपना सामान समेटा और प्लेट में रखा सैंडविच लेकर वह खाते खाते निकल गई। अंबर ऑफिस पहुंची तो आज ऑफिस का माहौल अलग था। कल तक जो लोग उसे जानते नहीं थे, आज वो लोग उसे गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे। उनका गुड मॉर्निंग सुन अंबर उन्हें विश करते देख सीधे अपने कैबिन में चले गई। 10 बजे उसकी अगस्त्य देवराज के साथ मीटिंग थी। अंबर ने घड़ी में देखा तो मीटिंग स्टार्ट होने में अभी 10 मिनट बाकी थे। 10 मिनट और बचे हुए देख वह वापस कॉन्ट्रैक्ट रीड करने बैठ गई। कल रात से वह उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर उलझी हुई थी। हालांकि अगस्त्य का वह ऑफर किसी लॉटरी से कम नहीं था, मगर उसका रिस्क देखकर अंबर थोड़ा परेशान थी। वह उसी उलझन में उलझी हुई थी कि दरवाजे पर किसी ने नॉक कर दिया। कम इन। दरवाजे पर नॉक की आवाज़ सुनकर अंबर ने आवाज़ दे दी। अंबर का कम इन सुनकर सामने वाले शख्स ने दरवाजे से अंदर एंटर किया तो आने वाले शख्स को देखकर अंबर चौंक गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सामने खड़े शौर्य को देखकर अंबर हैरान रह गई। अंबर को वहां देखकर शौर्य भी उतना ही हैरान हो गया। दरअसल वह सारंग से एक बिजनेस डील के सिलसिले में उसके ऑफिस मिलने आया था, पर उसे नहीं पता था कि सारंग की जगह उसे वहां अंबर मिलेगी। सारंग की जगह अंबर को कुर्सी पर बैठा देख शौर्य ने जवाब देने के बजाय उल्टा उसी से सवाल कर दिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम सारंग की सीट पर क्या कर रहे हो? ये कोई खेलने की जगह नहीं है अंबर, तुम ऐसे किसी की कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। माना कि ये तुम्हारे डैड की कंपनी थी, पर अब नहीं है। शौर्य अंबर को किसी बच्चे की तरह डांटते हुए बोला, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। शौर्य को डांट और उससे सवाल से अंबर के चेहरे पर अजीब सी हंसी आ गई। वह हाथ में पकड़ी फाइल को टेबल पर रखकर हाथ बांधे उसकी तरफ मुड़ गई। तो आपसे किसने कहा मैं यहाँ मजाक कर रही हूँ मिस्टर ठाकुर? ये मेरा ऑफिस, अगर मैं यहाँ नहीं होंगी तो और कौन होगा मिस्टर ठाकुर? शौर्य के सवाल पर उसने उल्टा सवाल कर दिया। अंबर का जवाब सुनकर शौर्य हैरान रह गया। तुम्हारे कैबिन से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम यहाँ काम कर रही हो अंबर? अंबर का जवाब सुनकर शौर्य अपने ही नतीजे पर पहुंच गया। उसे लगा शायद अंबर अपने डैड की कंपनी में काम करने आई होगी। शौर्य की वाइल्ड इमेजिनेशन देख अंबर की चेहरे की हंसी और गहरी हो गई। उसकी इस वाइल्ड इमेजिनेशन को देख अंबर ने जवाब देने के बजाय सामने रखी नेम प्लेट की तरफ इशारा कर दिया। अंबर के इशारा करने से शौर्य की नज़र सामने रखी नेम प्लेट पर पड़ी तो उस पर सीईओ के आगे अंबर का नाम देखकर वह शॉक हो गया। तुम दीवान बिल्डर्स की सीईओ हो? तुम सीईओ कैसे हो सकती हो अंबर? ये कोई मजाक नहीं है कि तुम सीईओ की कुर्सी पर बैठ जाओ।
ये एक बहुत बड़ी पोजीशन है। तुम के आगे कुछ बोलता उससे पहले ही अंबर ने उसकी बात काट दी। तो तुम्हें लगता कि मुझ में सीईओ बनने की काबिलियत नहीं है? उसके अजीबोगरीब सवाल सुनकर अंबर की सहन करने की लिमिट खत्म हो गई। वह तेज आवाज में सवाल करती हुई बोली, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है अंबर, मैं बस इतना कह रहा था कि ना तुम्हें कोई एक्सपीरियंस है ना ही तुम्हारे पास इतने शेयर है कि तुम इस कुर्सी पर बैठ सको। अंबर को गुस्सा होता देख शौर्य अपनी बात एक्सप्लेन करता हुआ बोला, पर उसकी एक के बाद एक नॉनसेंस सुनकर अंबर के चेहरे पर मॉकिंग स्माइल आ गई। पर आपसे किसने कहा कि मेरे पास डिग्री नहीं है? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं मिस्टर ठाकुर, मैं मुंबई के सबसे बड़े बिजनेस कॉलेज से बिजनेस मैनेजमेंट में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूं और बतौर गोल्ड मेडलिस्ट मैं 1 साल का यूएस में ट्रेनिंग भी ले चुकी हूं। रही शेयर्स की बात, तो इस कंपनी के 51% शेयर मेरे पास है। अगर इसके बाद भी मैं इस कुर्सी के लायक नहीं तो मुझे नहीं पता आपकी नज़रों में और क्यों लायक है मिस्टर ठाकुर। अंबर चेहरे पर फेक स्माइल लिए टॉन्ट करते हुए बोली। अंबर की बात से शौर्य का चेहरा हैरानगी से शॉक में बदल गया। वह हैरानी से अंबर की तरफ देखने लग गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने साल अंबर के साथ रहने के बावजूद भी उसे अंबर के बारे में इतना तक नहीं पता था कि अंबर की क्वालिफिकेशन क्या थी। उसके लिए तो अंबर हमेशा से उन वाइफ्स में से थी जो सिर्फ घर तक सीमित रहती, और बहुत सी वजहों में से एक वजह ये भी थी कि शादी के 2 सालों में उसे कभी अंबर ने प्यार नहीं हुआ है। उसने अपनी वाइफ के रूप में जिस लड़की के सपने देखे तो उसमें उसे कभी भी अंबर फिट नहीं लगी। उसे हमेशा से एक ऐसी वाइफ चाहिए थी जो उसके कदम से कदम मिलाकर चल सके, मगर अंबर वैसी बिल्कुल नहीं थी। शौर्य के लिए वह हमेशा से एक अमीर घर की बिगड़ी हुई बेटी थी जिसे कुछ नहीं आता था, और यही इमेज उसकी अब भी उसके दिमाग में बनी हुई थी। पर आज उसे सीईओ की कुर्सी पर बड़े ही एलिगेंटली बैठे देख शौर्य उसे देखता रह गया। शौर्य को स्पीचलेस खड़ा देख अंबर उसे टोकने को हुई, उससे पहले ही उसके कैबिन के दरवाजे पर किसी ने नॉक कर दिया। अंबर कम इन कहते हुए आवाज दी तो दरवाजे से अंबर की असिस्टेंट की आवाज आ गई, मैम, मीटिंग का टाइम हो गया है, सब आपका मीटिंग रूम में इंतजार कर रहे। मिस्टर सारंग पूछ रहे थे कि आप कितनी देर में आएंगी। अंबर के कम इन की आवाज पर अंबर की असिस्टेंट रूही अंदर आते हुए बोली। उसकी बात सुन अंबर अपनी चेयर से उठ खड़ी हो गई। मिस्टर सारंग, जाकर कहो मैं 2 मिनट आ रही हूँ। रूही की बात पर अंबर ने जवाब दिया और अपनी रिपोर्ट समेटने लग गई जो उसने मीटिंग के लिए रेडी की थी। अंबर ने अपनी रिपोर्ट समेटी तो शौर्य को अब भी वहीं बैठा देख वह शौर्य की तरफ मुड़ गई। वन सॉरी मिस्टर ठाकुर, मैं आपको कंपनी नहीं दे पाऊंगी, मेरी एक मीटिंग है तो मुझे जाना होगा, आप बैठिए, मैं रूही को कहकर आपके लिए कॉफी भिजवाती हूँ। अंबर शौर्य को बैठने को कहकर जाने को हुई थी, पीछे से शौर्य की आवाज आ गई, इट्स ओके, इसकी जरूरत नहीं है। अंबर की बात पर शौर्य पीछे पीछे बाहर आ गया। शौर्य को नजरअंदाज कर अंबर मीटिंग रूम में एंटर हुई तो मीटिंग रूम में सारे मौजूद थे सिवाय सारंग और अगस्त्य के। अगस्त्य का तो चलो ठीक था, पर सारंग को खुद बुलाकर वहां से गायब देख अंबर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये मीटिंग में बुलाकर खुद गायब होने का रिवाज अच्छा है मिस्टर सारंग का। क्या अब उन्हें लेट नहीं हो रहा? कोई जाकर उन्हें इन्फॉर्म करो कि अगर वह 2 मिनट में यहाँ नहीं आए तो उसके बिना ही मीटिंग स्टार्ट होगी। अंबर की चिल्ड आवाज पूरे मीटिंग रूम में गूंज उठी। अंबर की आवाज सुनकर सारंग का एक चमचा उठकर बाहर चला गया। जितनी देर में सारंग लौटा, अंबर ने तैयार की हुई रिपोर्ट रूही से कहकर सबके सामने रखवा दी। मिस्टर देवराज के आने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब ये रिपोर्ट देख ले। अगर किसी को भी इससे ऑब्जेक्शन है तो वह मीटिंग शुरू होने से पहले ही मुझे बता दे। मीटिंग के दौरान मैं नहीं चाहती कि कोई डिस्टर्बेंस हो। एम आई क्लियर? अंबर लाउड एंड क्लियर आवाज में सबको इंस्ट्रक्शन देकर अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई। अंबर जैसे ही बैठी सारंग शोर के मीटिंग रूम में इंटर हो गया। उसका शोर सुन सबकी नज़र दरवाजे की तरफ चले गई। सारंग की इस बदतमीजी को देख अंबर जैसे ही उसे डांटने के लिए मुड़ी, सारंग के साथ साथ शौर्य को मीटिंग रूम के दरवाजे पर देखकर हैरान रह गई। वह कोई सवाल करती, उसके सवाल करने से पहले ही सारंग की आवाज आ गई, मिस दीवान, सॉरी फॉर द डिले, पर मैं जानबूझ मीटिंग छोड़कर नहीं गया था, मेरा जाना थोड़ा जरूरी था। इनसे मिलिए, ये मिस्टर शौर्य है, हमारे कंपनी के इम्पोर्टेंट क्लाइंट और साथ साथ शेयर होल्डर भी। सारंग शौर्य को इंट्रोड्यूस कराता हुआ बोला। सारंग की आवाज पर पूरा मीटिंग रूम साइलेंट हो गया, यहाँ तक कि उसकी बात से अंबर भी हैरान रह गई। उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि शौर्य भी उसके डैड की कंपनी का शेयर होल्डर है, और ना ही ये पता था कि उसकी और शौर्य की कंपनी के बीच कोई डील चल रही थी, जबकि चैतन्य से कहकर उनसे सारे शेयर होल्डर्स के बैकग्राउंड चेक करवाए थे। सारंग के इंट्रोडक्शन के बदले अंबर को शौकत देख शौर्य दरवाजे से अंबर के सामने आकर खड़ा हो गया। हेलो मिस दीवान, आई एम शौर्य, आई होप मेरे मीटिंग ज्वाइन करने से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कैन आई सिट हियर? शौर्य ने अंबर की तरफ हाथ बढ़ा दिया।
शौर्य का हाथ आगे देख अंबर ने अपने चेहरे पर आए एक्सप्रेशन तुरंत छुपा लिए और हाथ आगे कर उसके हेलो का जवाब हेलो में देकर उसे बैठने को कह दिया। अंबर को बैठने को कहकर शौर्य उसके बाईं तरफ की चेयर पर जाकर बैठ गया। वह जैसे ही सेटल हुआ तो एक बार फिर सॉरी की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया और इस बार दरवाजे पर अपने असिस्टेंट के साथ अगस्त्य खड़ा था। अगस्त्य को देखकर पूरे मीटिंग रूम का माहौल बदल गया। पहले शौर्य ठाकुर और अब अगस्त्य देवराज जैसे दो टाइकून को अपनी कंपनी में देखकर हर कोई शौक रह गया। सबसे ज्यादा हैरान शौर्य था, बाकी सब तो कल भी अगस्त्य को वहां देख चुके थे इसीलिए नॉर्मल थे, मगर अगस्त्य जैसे मिस्टीरियस इंसान को अंबर की कंपनी में देख शौर्य सारंग की तरफ देखने लग गया। उन सब के हैरान चेहरों को नजरअंदाज कर अगस्त्य मुस्कुराते हुए अंबर के दाई साइड आकर बैठ गया। सॉरी अंबर, मैं थोड़ा लेट हो गया, तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना? अगस्त्य अंबर के साइड पर बैठकर धीरे से बोला। उसके जवाब से अंबर थोड़ा पीछे हो गई। अगस्त्य को अचानक से अपने इतने करीब देख उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े ऑकवर्ड हो गए। उसने तुरंत अपनी ऑकवर्डनेस छुपाते हुए ना में जवाब दे दिया। अंबर की बात पर अगस्त्य के चेहरे की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उन दोनों की इतनी क्लोजनेस और उनके बीच का इंट्रैक्शन देख सामने बैठे शौर्य के चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। हाउ डिड शी नो हिम? आखिर अंबर कैसे जानती है अगस्त्य देवराज को? आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारे बीच? अंबर उन दोनों को एक दूसरे को देख बातें करते देख वह इरिटेट होकर मन ही मन सवाल करने लग गया। शौर्य को खुद से कोई जवाब नहीं मिला तो वह अंबर की तरफ घूरने लग गया, पर अंबर का ध्यान उस पर होता तो वह देखती अंबर अपने ही रिपोर्ट में उलझी हुई थी जबकि अगस्त्य उसे देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। अगस्त्य को ऐसे अंबर को देखते देख शौर्य बुरी तरह चिढ़ गया। हेलो मिस्टर देवराज, आप यहाँ? क्या बात है, आप जैसा इतना बड़ा बिजनेसमैन आज यहाँ? शौर्य चेहरे पर आई जेलसी को छुपाए मुस्कुरा उठा। अगस्त्य ने जैसे ही शौर्य की आवाज सुनी उसकी नज़र शौर्य के चेहरे पर जाकर ठीक गई। शौर्य को वहां देखकर वह भी हैरान हो गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ आने नहीं दिया, उल्टा वह उसे देखकर मुस्कुरा गया। ओह इट्स नाइस टू सी यू टू मिस्टर ठाकुर, मुझे भी नहीं पता था आप मुझे यहाँ मिलेंगे। अगस्त्य ने शौर्य के सवाल के बदले उसी से सवाल कर दिया। शौर्य ने जैसे ही उसका जवाब सुना उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वह अगस्त्य जो जवाब देने वाला ही था कि उन दोनों की सिचुएशन गर्म होते देख अंबर बीच में कूद गई। लेट्स स्टार्ट द मीटिंग, अंबर जोर से बोलते हुए रूही को पावर पॉइंट स्क्रीन से कनेक्ट करने को कह दिया। आई होप मेरी दी हुई रिपोर्ट से आप सबके डाउट पहले ही क्लियर हो गए होंगे। अब जब आप सब में से किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया तो मैं समझती हूँ कि आप सब इससे सहमत हैं। आप प्रोजेक्ट का डाटा स्क्रीन पर देख सकते हैं। जहां तक हमने रिसर्च किया था मिस्टर देवराज का प्रोजेक्ट इसी लैंड पर बनना है और अगर हम ये सारी रिसर्च के अकॉर्डिंग देखें पर हमारे लिए ये डील काफ़ी फ़ायदेमंद है और इसी सब को ध्यान पर रखकर मैंने फैसला किया है कि हम ये डील करेंगे। बाकी अगर अब की किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वह अपने सवाल कर सकते हैं। अंबर की बात जैसे ही खत्म हुई वह अपनी सीट पर आकर बैठ गई। वह जैसे ही बैठी कुछ शेयर होल्डर्स ने अपने सवाल कर दिए। उन सबके सवाल सुनकर अंबर उन्हें सारे पॉइंट एक्सप्लेन करने लग गई। एक बार सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ तो वह करीब आधे घंटे बाद जाकर रुका। इस पूरे आधे घंटे के दौरान अंबर की बातों ने उसकी आइडियाज़ ने वहां बैठे सारे शेयर होल्डर्स को हैरान कर दिया। ऑफिस के दूसरे दिन ही उसकी तरफ से इतनी डिटेल्ड रिपोर्ट देखकर सारे लोग इम्प्रेस हो गए। पर इसे पूरे डिस्कशन के दौरान दो लोग बिल्कुल शांत थे, पहला शौर्य और दूसरा अगस्त्य। अगस्त्य अंबर की बातों में खोया हुआ था जबकि शौर्य अंबर को इस तरह इस अवतार में देखकर हैरान था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह अंबर को अपने सपने देख रहा है। उसकी लाउड और क्लियर आवाज़, उसके पॉइंट, उसके आइडियाज़ सब ने उसे हैरान कर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी और अंबर को ही देख रहा। उसके एलिगेंटल अंदाज, उसकी खूबसूरत आवाज़ में शौर्य इतना खो गया कि उसे होश ही नहीं रहा कि वह मीटिंग रूम में है। यहाँ तक मीटिंग खत्म होकर सब लोग बाहर चले गए सिवाय अगस्त्य और शौर्य के। उन दोनों को अब भी वहां बैठा देख अंबर ने उन्हें आवाज़ दे दी। मिस्टर देवराज, मिस्टर ठाकुर, मीटिंग इज़ ओवर नाउ, आप दोनों जा सकते हैं। एंड मिस्टर देवराज, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर आपके असिस्टेंट को दे दिया है तो हम कल आपसे आगे की बातें डिस्कस कर लेंगे। उन दोनों को बुद्ध बने बैठे देख अंबर दोनों को आवाज़ देते हुए बोली। अंबर की आवाज़ से दोनों को होश आया तो दोनों एक दूसरे के सामने देखकर चौंक गए। उन दोनों को ओवर रिएक्ट करता देख अंबर उन दोनों को अकेला छोड़कर मीटिंग रूम से बाहर चले गई। तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर भी। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।